नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कल, क्योंकि हम भक्तिकाल तक कर चुके हैं और कल हमने भक्तिकाल के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो भक्तिकाल के इन क्वेश्चंस में हमने आदिकाल और भक्तिकाल के कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने कल का वीडियो अभी नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। और इसमें मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भी बना के दे दी है। अब इसमें आपको प्लेलिस्ट बना के दी है LT रिवीजन क्लासेस नाम से। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इधर ही। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो सारी की सारी जो वीडियोस जो ये बन रही हैं वो आपको हम उसके अंदर दे देंगे, ताकि आप एक साथ जो है आप कभी आपको देखना हो तो एक साथ आप एक के बाद एक वीडियो देख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक बढ़ाएंगे आगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल में जो सबसे पहली चीज़ आपके सामने आती है कि वो रीतिकाल की समय सीमा को लेकर के है कि रीतिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मानी है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके होंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होंगे हमेशा की तरह। तो रामचंद्र शुक्ल जी का आप याद रखिएगा कि 1700 से 1900 संवत यानी कि विक्रमी संवत इन्होंने माना है। और अगर आप इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे तो 57 साल घटाएंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, तो शुक्ल जी का और डॉक्टर नगेंद्र का क्या है, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र 1700 से 1900 संवत विक्रमी संवत। विक्रमी संवत याद रखेंगे, काम चल जाएगा। ये आप 57 घटाना है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ नहीं करना है, केवल इसको ईस्वी कर देना है, यानी कि 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है, और मिश्र बंधुओं का थोड़ा अलग कैलकुलेशन इसमें चला है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अगर नहीं आप याद रखना चाहते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं का उतना नहीं पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का याद रखिएगा। और जो सामान्यतः समय सीमा मानी जाती है किसकी, रीतिकाल की, वो भी आप लोग जानते ही होंगे कि रीतिकाल की जो सामान्यतः मानी जाती है, किसी विद्वान के अनुसार नहीं बल्कि हिंदी की जो सामान्य आलोचना क्या मानती है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी सन तक ये जो है आपकी रीतिकाल की समय सीमा है सामान्यतः। ठीक है, और ये है आपके अलग अलग विद्वानों के अनुसार। 1700 से 1900 संवत जो है शुक्ल और नगेंद्र, और 1700 से 1900 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है आपका इसमें रीतिकाल के नामकरण को लेकर के आता है कि रीतिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या दिया है, और ये कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नामकरण अगर याद रखना हो तो एक तो रीतिकाल का और दूसरा आदिकाल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आदिकाल या रीतिकाल के नामकरण में से एक ना एक पक्का क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन लगभग श्योर शॉट है, 95% चांस है कि ये सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आदिकाल या रीतिकाल में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आपका टॉपिक बनता है, इसमें देखिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए रीतिकाल किस किस ने कहा, रीतिकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भगीरथ मिश्र ने। ठीक है, तो रसाल का नाम आप ज़्यादा याद रखेंगे, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। और अंधकार काल कहा है त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन ने कहा है। ठीक है ना, तो अंधकार काल कई बार पूछा जा सकता है, तो त्रिलोचन अंधकार काल, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र, रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से तैयार करना है। और अगर आपसे एक बार ये पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रीतिकाल ही कहा है। ठीक है ना, रीतिकाल ज़्यादातर नाम चला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रीतिकाल ही कहा, शुक्ल जी ने भी रीतिकाल का। इसके अलावा अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल और अंधकार काल। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से तैयार करनी है। आपके टिप्स पर याद होना चाहिए, एकदम ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठाए तो आपको नींद में भी कोई उठाए पूछे कि श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को, तो आपको याद होना चाहिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अलंकृत काल मिश्र बंधु। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे तो आपका अच्छे से ये वाला टॉपिक पूरा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम रीतिकाल के प्रवर्तक पर। ठीक है, रीतिकाल के प्रवर्तक पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल और किसी भी काल को लेकर के ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि इसका प्रवर्तक कौन है, मतलब खास करके जो आदिकाल और मध्यकाल पूरा का पूरा है, प्रवर्तक ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है रीतिकाल का, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीतिकाल के प्रवर्तक और किसके अनुसार है ये प्रवर्तक, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से 2 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, एक है आपके चिंतामणि और एक है आपके केशवदास। वैसे कृपाराम का नाम भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रह जाए तो अच्छा है। लेकिन ये 2 जो नाम है केशवदास और चिंतामणि, ये विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो देखिए
केशवदास को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, और चिंतामणि को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, चिंतामणि को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना। और केशवदास को किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने माना। क्यों माना है ये भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा, हाँ नोट्स में भी क्यों मेंशन तो है। ये देखिए, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में तर्क ये दिया। देखिए, वैसे तो केशवदास जो हैं चिंतामणि से 50 साल पहले हुए हैं लगभग। तो अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखेंगे तो कालक्रम के हिसाब से तो केशवदास को ही होना चाहिए कि जो पहले कवि हुआ जिसने शुरुआत में रीतिकाल से रिलेटेड कविताएं लिखी, तो वही प्रवर्तक होगा। लेकिन शुक्ल जी ने इस बारे में अपना तर्क दिया कि मैं केशवदास को क्यों नहीं मान रहा हूँ और चिंतामणि को क्यों मान रहा हूँ। तो ये तर्क हमने नीचे इसमें लिखा हुआ है भाई। ठीक है, देखिए इसमें शुक्ल जी ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। ये भी इसको मान रहे हैं कि पहल जो रीति से संबंधित रचनाएं थी वो किसने लिखी थी? केशवदास जी ने लिखी थी। किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ठीक है, शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि एक परंपरा थी केशवदास की। अब केशवदास की जो परंपरा थी ना, वो परंपरा बाद के कवियों ने उसको स्वीकार नहीं किया, यानी कि बाद के कवियों ने अनुसरण नहीं किया। किसका? केशवदास का। बाद के कवियों ने अनुसरण नहीं किया, और बाद के कवियों ने जब अनुसरण नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? केशवदास अपनी परंपरा में अकेले हुए हैं। ठीक है, अपने टाइप की परंपरा में अकेले ही हुए। लेकिन अगर आप बात करेंगे चिंतामणि की, तो चिंतामणि की जो परंपरा थी, चिंतामणि ने जिस तरह के रीति ग्रंथ लिखे उस तरह के रीति ग्रंथ आगे के कवियों ने लिखे। चिंतामणि के बाद मतिराम, घनानंद कह रहा हूँ, चिंतामणि, भूषण, और इसके अलावा जो आगे के और कवि हुए आपके, इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह आते हैं, रसलीन आते हैं, पद्माकर आते हैं। ये सारे के सारे जो भी रीतिबद्ध कवि थे, भिखारी दास आ गए, वो सारे के सारे रीतिबद्ध कवियों ने किसको फॉलो किया था? चिंतामणि को फॉलो किया था, केशवदास को फॉलो नहीं किया था। और इस वजह से ये कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने कहा है, देखिए रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली है? चिंतामणि से चली है। इस वजह से रीतिकाल का आरंभ किससे मानना चाहिए? चिंतामणि से मानना चाहिए। लेकिन कई विद्वानों ने इस तर्क को बहुत अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ अगर केशवदास की परंपरा नहीं चली है? प्रवर्तक का जरूरी नहीं है कि उसकी परंपरा चले ही चले। तो जिन विद्वानों ने ये माना उन्होंने केशवदास को प्रवर्तक मान लिया, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, और चिंतामणि को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जो विद्यार्थी होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने याद किया हुआ होता है कि केशवदास पहले हुए थे तो वो प्रवर्तक केशवदास लगा देते हैं। लेकिन सवाल पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी के अनुसार कौन है रीतिकाल का प्रवर्तक, और वहाँ पे जो है गलती हो जाती है। तो शुक्ल जी का तर्क भी मैंने इसमें नीचे से दिया हुआ है भाई। ठीक है, इसमें जो है क्यों माना इन्होंने कि भाई चिंतामणि से अखंड परंपरा चली थी, केशवदास की परंपरा नहीं चल पाई थी, इस वजह से प्रवर्तक किसको मानो? चिंतामणि को मानो। ठीक है, लेकिन अगर सामान्यतः पूछा जाए, अगर किसी विद्वान के अनुसार ना पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो कौन माना जाता है तब आप करेंगे कौन? केशवदास को। ठीक है, केशवदास को। अगर कौन माना जाता है कि किसी विद्वान का नाम नहीं है तो सीधा करना है केशवदास, वरना शुक्ल जी के अनुसार पूछेंगे तो चिंतामणि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब आते हैं हम रीतिकाल के वर्गीकरण पे। आप लोग जानते हैं कि रीतिकाल में 3 धाराएं मुख्य रूप से चली। एक थी आपकी रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी थी रीति सिद्ध, और तीसरी थी आपकी रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीतिबद्ध काव्यधारा की। देखिए, रीतिबद्ध काव्यधारा में कौन लोग आते थे? वे कवि जिन्होंने राजाओं एवं सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे। ठीक है, वे कवि जिन्होंने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे थे, वे कहलाए आपके कौन? रीतिबद्ध कवि। ठीक है ना, वो कहलाए आपके रीतिबद्ध कवि। ठीक है, तो होता क्या था उस समय पे, आप थोड़ा सा रीतिकाल का, अगर किसी जो क्लास वाले हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है तो वो तो जानते ही होंगे सारी की सारी कहानी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। देखिए, रीतिकाल बहुत संभावनाएं उस समय नहीं थी कि बहुत अलग अलग प्रकार की और बहुत वैविध्यपूर्ण रचनाएं उस समय लिखी जाती, क्योंकि पूरे देश पर, पूरे का पूरा जो भारत था उस पर क्या था? मुग़ल शासन स्थापित हो चुका था अच्छे से। अब मुग़ल शासन अच्छे से स्थापित हो चुका था तो मुग़लों के अधीन ही सारे छोटे छोटे राज्य थे। अब जब कोई बड़ी सत्ता आ जाती है किसी के ऊपर तो ये आपस में युद्ध की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। आप मान के चलिए कि आदिकाल और रीतिकाल की परिस्थितियाँ सेम टू सेम है, कि दरबारी कविता है,
दरबार में कविता लिखी जाती है। लेकिन आदिकाल में एक चीज़ ये है कि आदिकाल में कोई केंद्रीय सत्ता उस समय पे नहीं थी, और आज जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती तो आपस में लोग मतलब लड़ते ही हैं, सारे के सारे राज्य आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे राज्य आपस में लड़ते थे आदिकाल में। तो उस समय पे दो टॉपिक मिल जाते थे, एक था श्रृंगार और एक था क्या, एक था श्रृंगार और एक था वीरता परक, यानी युद्ध वर्णन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब रीतिकाल में क्या हो गया, केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई तो छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर किसी छोटे राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया तो संरक्षण किसका प्राप्त है, सबको, मुगल का। तो मुगल सेना आ जाएगी और उस छोटे राज्य को बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसके संरक्षण वाले राज्य को मारा है या इसने इसको मार दिया तो ये भी मुगलों के ही अधीन है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस वजह से वीरता का स्कोप खत्म हो गया, वीरता परक रचनाएं चलती नहीं थी, इस वजह से श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज़्यादा उसमें लिखी गई, ठीक है। इसी वजह से श्रृंगार काल भी कहा गया है इसको, इस काल को, ठीक है। और इसमें देखिए तो क्या करते थे कवि, अब इनके पास ज़्यादा काम होता नहीं था तो ये कवि क्या करते थे, राजाओं और सामंतों को कहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान अर्जित कराने के लिए कि आपको भी थोड़ा कविता का ज्ञान हो, क्योंकि जब लोग ये लोग दरबार में कविता पढ़ते थे तो बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स तरह के अलंकार और ये सारी चीज़ें लगाते थे, तो राजाओं को समझ में नहीं आता था। अब राजा समझें कैसे, तो शास्त्रीय ज्ञान लेना जरूरी था, काव्यशास्त्र पढ़ना जरूरी था। अब दिक्कत ये थी कि काव्यशास्त्र था बड़े कठिन शब्दावली में, बहुत संस्कृत के ग्रंथ थे बड़े बड़े, तो सामंतों और राजाओं को उतना पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, कवियों ने क्या किया, उन्हीं बड़े बड़े संस्कृत के लक्ष्य के जो ग्रंथ थे, काव्यशास्त्र के ग्रंथ, उनको जो है अनुवाद करना शुरू किया, और उन्हीं अनुवादित ग्रंथों को कहा गया लक्षण ग्रंथ, ठीक है। तो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखा उनको कहा गया रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने क्या किया है, अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे गए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो ये क्या करते थे, लक्षण ग्रंथ का स्वरूप कैसे होता था थोड़ा सा बता देता हूं आपको। लक्षण ग्रंथ में क्या होता था, पहले एक लक्षण लिखा जाता था, ये काव्यशास्त्रीय सिद्धांत लिखा गया, माना यहाँ पे थ्योरी लिखी जाती थी। अब लक्षण तो आ गया, अब इसका उदाहरण भी देना है कि माना आपने इस लक्षण में समझाया है कोई सा भी अलंकार, माना विरोधाभास अलंकार समझाया है, ठीक है, विरोधाभास अलंकार समझाए, तो अब विरोधाभास अलंकार का उदाहरण भी देना है। तो ये उदाहरण में क्या देते थे, उदाहरण में विरोधाभास अलंकार लगाया इस पंक्ति में, और साथ में ये पंक्ति क्या है, राजा की प्रशंसा है, राजा की प्रशंसा। अब राजा की प्रशंसा करना जरूरी है क्योंकि नौकरी राजा के यहाँ कर रहे हैं, तो इस तरह से ये ग्रंथ लिखे जाते थे, तो इनको कहा गया लक्षण ग्रंथ। उदाहरण में कविता लिखते थे और सिद्धांत में क्या लिखते थे, जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत था उसको लिखते थे। तो इस तरह से जो लिखा गया उसको कहा गया आपका लक्षण ग्रंथ, ठीक है। और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा वो है आपके रीतिबद्ध कवि। तो प्रमुख कवि कौन कौन है, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, देव और रसलीन, ठीक है। ये सात आठ नाम मैंने दिए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में इसमें से केशवदास हैं और भूषण है, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, नाम आपको केवल और केवल याद रखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा चिंतामणि की रचनाएं या मतीराम की रचनाओं का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, रसराज, ललित ललाम, ये सारी की सारी उतना तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। केशवदास और भूषण को अच्छे से हमने पढ़ना है और पढ़ेंगे भी इसी तरह से हम लोग, ठीक है। पूरा केवल सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। वरना भाई बहुत अथाह सागर है, हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है। अगर आप रीतिकाल को ही पढ़ना चाहें तो रीतिकाल पे लोग जीवन खपा देते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें, ठीक है। लोग पोस्ट डॉक भी एक कवि पर कर लेते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल जो होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम के कवि हैं आपके पास केशवदास और भूषण, तो उन्हीं को अब हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा के अंदर। तो सबसे पहले आपके अंदर इसमें आते हैं आपके केशवदास जी। तो केशवदास देखिए, किन किन लोगों ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना, अभी हमने बात की थी, डॉक्टर नगेंद्र ने तो माना है, इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। यानी कि सामान्यतः जितने भी आपके शुक्ल जी को छोड़ करके बाकी लोगों ने किसको माना, केशवदास को माना। सिर्फ इतना याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। केशवदास को, शुक्ल जी को छोड़ करके सारे विद्वानों ने लगभग केशवदास को ही क्या माना है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है, ठीक है, कि रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था। आप लोग जानते हैं कि केशवदास जो समकालीन है, तुलसीदास के ही समकालीन है, लगभग बहुत छोटा फ़र्क है इन दोनों के बीच। तो भक्तिकाल ही चल रहा था और उसी भक्तिकाल के दौरान केशवदास ने रीतिकाल का प्रवर्तन कर दिया था, ठीक है। और केशवदास ने, जो मैं कह रहा था ना कि केशवदास की परंपरा नहीं चली, तो केशवदास की परंपरा कौन सी वाली थी, आप लोग जानते होंगे कि जो भारतीय काव्यशास्त्र है
भारतीय काव्यशास्त्र में कुछ तो हैं पुराने आचार्य, पुराने आचार्य, और कुछ वे उसके बाद के आचार्य, यानी कि उनको आप नए आचार्य मान सकते हैं। ठीक है, पुराने आचार्यों में कौन आते हैं? इसमें आते हैं भामह, एकदम पहली दूसरी सदी के, एकदम बहुत पुराने। भामह हो गए, दंडी हो गए, उद्भट हो गए, ये सारे, ये शुरुआत वाले, ये बहुत शुरुआती आचार्य थे। ठीक है, और बाद वाले आचार्य कौन से? रुद्रट, कुंतक, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये सारे आचार्य। तो केशवदास ने फॉलो किया पुराने आचार्यों को, भामह, दंडी, रुद्रट और जो शुरुआती थे भरत मुनि, इन सबको फॉलो किया। ठीक है, तो उन्होंने इस परंपरा के काव्यशास्त्र को फॉलो किया। और जो बाद के थे, जैसे चिंतामणि जैसे जो लोग थे, उन्होंने नए आचार्यों को फॉलो किया। तो इसी वजह से परंपराएं अलग हो गई। ठीक है, ये शुक्ल जी ने ये कहा है, ये शुक्ल जी की किताब से कहता हूँ मैं। ये वाले सारे नोट्स आपके ये जो बनाए गए हैं, ये प्रमाणिक किताबों से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि केशवदास ने किसको फॉलो किया? भामह, उद्भट, दंडी, ये शुरुआती पुराने आचार्य हैं, पहली दूसरी सदी के। ठीक है, और जो दूसरे वाले हैं रुद्रट और आनंदवर्धन और आगे के विश्वनाथ, जगन्नाथ, वो सब 7वीं, 8वीं, 10वीं सदी के बाद के आचार्य हैं। ठीक है, और केशवदास थे आपके अलंकारवादी आचार्य। ठीक है, इस विषय में इनका दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। अलंकारवाद कहाँ दिखाई देता है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण है ये, भूषण बिन न बिरजई, कविता बनिता मित, यानी कि भूषण के बिना कविता हो, वनिता हो, मित जो है ये शोभायमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो भूषण का मतलब यहाँ से अलग अलग सेंस में अलग अलग है। कविता की सेंस में यहाँ पे क्या है? अलंकार है, कि भाई अलंकार के बिना जो है कविता की शोभा नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अलंकार को कविता का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान रहा हो कि अलंकार नहीं है तो कविता अच्छी नहीं है, उसे आप अलंकारवादी आचार्य कहेंगे। ठीक है, तो अलंकारवादी आचार्य थे आपके केशवदास। ठीक है, और ये दोहा इनका बड़ा प्रसिद्ध है। कई बार सवाल ये आ सकता है यहाँ पे कि इस दोहे में केशवदास की किस प्रवृत्ति का पता चलता है? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको अलंकारवाद की प्रवृत्ति का पता चलता है कि भाई ये अलंकारवाद के बड़े समर्थक थे, अलंकारों के समर्थक थे। तो और इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी है, ये ओरछा के राजा थे महाराजा राम सिंह, उनके भाई थे इंद्रजीत सिंह, उनकी सभा में कवि थे, बड़े कवि थे केशवदास। ठीक है, तो केशव जो है ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में कवि थे। ठीक है, ओरछा नरेश। तो इनके प्रमुख रचनाएं देखिए आप लोग। पहली जो रचना है वो आती है आपकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में क्या है? ये रसिक प्रिया एक मुक्तक काव्य रचना है। इसमें श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का वर्णन किया गया है, यानी कि ये कुल मिलाकर के क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। ये क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा है कवि प्रिया। कवि प्रिया है रीति रस और अलंकार का वर्णन किया गया है, इसमें भी वही सब है। ठीक है, इसकी रचना केशव ने राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका प्रवीण राय को काव्यशास्त्रीय शिक्षा देने के लिए की थी। हमने आपको बताया कि जो काव्य ज़्यादातर लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे वो राजा महाराजाओं को, सामंतों को काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए लिखे जाते थे। तो इस क्रम में ये जो लक्षण ग्रंथ है कवि प्रिया किसको शिक्षा देने के लिए? इंद्रजीत सिंह की जो प्रेमिका थी प्रवीण राय, उसको काव्यशास्त्रीय शिक्षा देने के लिए ये लिखा गया था। ठीक है, ये प्रसिद्ध भी है कवि प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दोनों लक्षण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, रामचंद्रिका क्या है? रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। इसके बारे में हमने थोड़ा और भी पढ़ना है। और इसकी संवाद योजना हिंदी साहित्य की धरोहर मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो रामचंद्रिका को बहुत उतना स्थान प्राप्त नहीं है जितना रामचरितमानस को है, लेकिन तब भी रामचंद्रिका की बहुत जगहों पर आलोचना होती है, लेकिन किसी एक जगह पर अगर इसकी प्रशंसा होती है और होनी भी चाहिए, वो है इसकी संवाद योजना। जो इसके डायलॉग्स हैं ना, जो संवाद दो लोगों के बीच में करवाया है केशवदास ने, वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत कमाल का है, और उसकी संवाद योजना को हिंदी साहित्य की धरोहर माना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनकी एक और रचना है रतन बावनी, ये भी प्रबंध काव्य है। ठीक है, अब जो महाकाव्य होगा वो भी प्रबंध काव्य होगा ही। कई लोग ये कहते हैं कि सर ये प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है, तो भाई प्रबंध काव्य 2 हिस्से होते हैं। प्रबंध काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, वरना एक वीडियो बना देंगे हम इसमें प्रबंध काव्य, खंड काव्य क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो रतन बावनी प्रबंध काव्य है एक। अकबर और ओरछा नरेश रतन सिंह के बीच, तो रतन बावनी है ना, रतन
तो निश्चित रूप से 52 यानी कि 52 छंदों का संग्रह होगा ये। तो ओरछा नरेश रतन सिंह और अकबर के बीच जो युद्ध हुए थे उसके युद्ध का वर्णन रतन 52 में मिलता है। ठीक है, अगला आता है जहांगीर जस चंद्रिका, यानी कि जहांगीर के यश पर लिखा गया है जहांगीर का प्रशस्ति वर्णन ये है। ठीक है, अगली रचना है विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता है प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है उसका अनुवाद है, और कई बार इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से केशवदास की कौन सी रचना जो है वो आध्यात्मिक है। तो विज्ञान गीता क्या है, आध्यात्मिक है। कई लोग रामचंद्रिका कर लेते हैं, रामचंद्रिका आध्यात्मिक रचना नहीं है, चरित्र प्रधान रचना है। ठीक है, चरित्र प्रधान रचना है। आध्यात्मिक रचना कौन सी है, विज्ञान गीता जो है एक आध्यात्मिक रचना है, आध्यात्मिक रचना है विज्ञान गीता, याद रखिएगा, आध्यात्मिक रचना और विज्ञान गीता। अगला देखिए छंदमाला, छंदों का विवेचन है इसमें, छंदों की माला तो छंदमाला, छंदों का विवेचन। और 12 मासा आप लोग जानते हैं, पद्मावत में हमने आपको बताया था 12 महीनों का वर्णन इसमें किया जाता है, तो 12 मासा का वर्णन 12 मासा में किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके, या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो रसिक प्रिय, कवि प्रिय, और इसके अलावा विज्ञान गीता नहीं, छंदमाला। ठीक है, छंदमाला ये जो है 3 इनके लक्षण ग्रंथ माने जाएंगे, बाकी सारे खंड काव्य ये सारे के सारे प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, आगे अच्छा, कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं कि प्रतीत होता है कि केशवदास को अपने उच्च कुलीन होने का अहंकार तथा भाषा का कवि होने को लेकर के हीनता का भाव था। ठीक है, केशवदास इस बारे में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे या थोड़ा सा कुंठित रहते थे, इनके अंदर थोड़ा हीनता की भावना दिखाई देती है। कई लोग विद्वान ऐसा मानते हैं कि केशवदास ने भाषा में लिखा, यानी कि लोक भाषा में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन तो भी इनके मन में थोड़ा सा ग्लानि का भाव नज़र आता है, थोड़ा हीनता का भाव नज़र आता है कि यार मैं तो मतलब मूर्ख आदमी हूँ जो लोक भाषा में लिख रहा है, वरना हमारे घर में तो सारे इतने बड़े विद्वान हैं कि संस्कृत में बोलते हैं। तो इसके बारे में ये एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है केशव का लिखा हुआ कि भाषा बोले न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल केशव दास। कि भाई जिसके कुल के दास तक इस भाषा को नहीं जानते हैं, इस भाषा को बोलना नहीं जानते हैं, यानी कि नौकर तक संस्कृत बोलते हैं, उस भाषा का उस कुल में जन्म लेने वाला केशवदास भाषा का कवि होकर के मंदमती है, यानी कि केशवदास मूर्ख है जो भाषा का कवि है। तो एक तरह का हीनता का बोध आपको दिखाई देता है केशवदास के अंदर। ठीक है, तो केशवदास के बारे में ये सारी जानकारी थी, इनके बारे में आपको थोड़ा ये सब पढ़ना चाहिए, रामचंद्रिका और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो केशवदास ये हैं आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं आपके वो हैं आपके कवि भूषण। कवि भूषण, ठीक है, कवि भूषण के बारे में जानकारी ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। ठीक है, और भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कई बार पूछा जाता है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी भूषण को, तो किसने दी थी, चित्रकूट के जो राजा थे रुद्र, सोलंकी राजा थे, सोलंकी वंश संभवतः होगा इनका। ठीक है, तो वो थे। ठीक है, कवि भूषण की उपाधि उनको दी थी। वीर रस के बड़े कवि हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के कवि हैं। ठीक है, तो इनकी 3-4 रचनाएं देख लीजिए। पहली जो रचना है वो है आपकी शिवराज भूषण। ठीक है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, कि अलंकार निरूपक है या रस निरूपक है या फिर ध्वनि निरूपक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ही मतलब 3-4 ही तो आपके पास कवि हैं रीतिकाल के। तो ये क्या है, एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो ये भी एक लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, लक्षण ग्रंथ कैसे है कि उदाहरण में शिवाजी की प्रशस्तियाँ और लक्षण में अलंकारों का जो है लक्षण इसमें बताए गए हैं कि इस अलंकार में ऐसा होता है, इस अलंकार में ऐसा होता है। तो शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें शिवाजी के जन्म से लेकर के हिंदू पद पातशाही की स्थापना तक की शिवाजी के जीवन संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया गया है। ठीक है, तो शिवाजी के जन्म से लेकर के जब उन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी वहाँ तक जो है इसमें इस शिवराज भूषण में उनके जीवन के बारे में यानी कि उनके छंद मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 382 छंद हैं और छंद ज़्यादातर इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रीतिकाल में सबसे ज़्यादा कवित्व और सवैया लिखा गया, उसमें से मुख्य रूप से कवित्व बहुत लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगली जो रचना है शिवा बावनी। बावनी यानी कि जब बावनी शब्द आ गया तो यानी कि 52 छंदों का वो समूह होगा। जैसे
आगे आप ऊपर देखा आपने रतन बावनी, तो रतन बावनी यानी कि रतन के बारे में, राजा रत्न सिंह के बारे में 52 छंदों का समूह, उसको रतन बावनी कह दिया। उसी तरह से शिवा बावनी यानी शिवाजी के बारे में 52 कवित्वों की प्रशस्ति है, शिवाजी की प्रशस्ति है शिवा बावनी। तीसरी चीज़ है छत्रसाल दशक। अब ये दशक क्या है, 10 छंदों का समूह है, तो आसान होगा इस तरह से याद करना। राजा छत्रसाल की प्रशस्ति इसमें की गई है, ठीक है। और राजा छत्रसाल ने एक बार क्या किया था, ये उनके यहाँ गए थे केशवदास, ये नहीं सॉरी कवि भूषण गए थे उनके यहाँ। तो क्या हुआ था कि राजा छत्रसाल ने एक बार इनके यानी कि पालकी को कंधा लगा दिया था, है ना, सम्मान में। आजकल जैसे क्या करते हैं, उस समय तो पालकी और डोला ये सब होता था, लेकिन आज के समय में जैसे कार होती है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने गए और राज्य के मुख्यमंत्री मतलब जाते समय राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके मतलब गाड़ी का गेट खोल दिया, तो वो कितनी बड़ी बात आपको लगेगी कि भाई ये कितना जनरस, कितना उदार व्यक्ति है। तो ये कुछ उसी तरह की बात है, ठीक है ना। तो इस बात पर मोहित होकर के, इस घटना पर खुश होकर के इन्होंने जो है छत्रसाल की प्रशस्ति लिखी थी। राजा छत्रसाल की प्रशस्ति 10 छंदों में छत्रसाल दशक नाम से लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा कवि भूषण की अन्य रचनाएं भी मानी जाती हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, याद रखने लायक है, कोई कठिन तो नहीं है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, दो में तो भूषण है ही, दूसरे में भूषण से मिलता जुलता शब्द है दूषण, है ना, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये हैं कवि भूषण की रचनाएं, ठीक है। और इनका एक कवित्व बड़ा प्रसिद्ध है जो इसमें हमने डाला हुआ है, इसमें नोट्स में पंक्तियां देखिए। इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है। तो ये कवित बहुत प्रसिद्ध कवित है, ठीक है। और इसकी रचना स्टाइल देखिए आप लोग कि क्या करना है, जिसने जिसको परास्त किया उसको जो है लिख दिया कि जैसे इंद्र जिमि जंभ पर, ठीक है, बाणव सो अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, यानी कि रावण के जो जिसका शत्रु है, जिसने जिसको हराया उसके ऊपर लिखते गए। और उसी तरह से क्या किया, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, अंत में क्या किया, त्यों मलेच्छ वंश पर। अब मलेच्छ जो शब्द है वो ज़्यादातर जो मुस्लिम आक्रांता हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मुस्लिम आक्रांताओं के लिए प्रयोग किया गया मलेच्छ वंश। तो उसी तरह से जो है मलेच्छ वंश पर शेर क्या है, शिवराज है, ठीक है। तो इस तरह से ये कवित्व लिखा गया है। तो आ जाइए, कवित्व तो याद रह जाएगा, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। ये वाला कवित्व आसान सा है, कोई कठिन काम इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके भाई रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि में आपके पास 2 ही कवि हैं, बताया मैंने आपको। एक हैं आपके केशव, एक हैं आपके भूषण, ठीक है। इसके बाद जो अगले कवि आने वाले हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। तो रीति सिद्ध कवि में आपके पास एक ही कवि पढ़ने को होते हैं, और वो अगर रीतिकाल सिलेबस में कहीं भी हो, हिंदी साहित्य कहीं भी पढ़ाया जाए तो बिहारी के बिना एक तरह से अधूरा ही रहता है। तो बिहारी लगाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण कवि हैं कवि बिहारी, ठीक है, रोचक कवि हैं बिहारी। और परसों जो आदिकाल वाली क्लास में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी कोई महाकाव्य नहीं लिखा, और महाकाव्य नहीं लिखने के बावजूद उनको क्या कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है। तो महाकवि कहा जाता है बिहारी को, ठीक है, महाकाव्य न लिखने के बावजूद, केवल मुक्तक लिखने के बावजूद, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जो कवि बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। इस काव्यधारा से मतलब यहाँ पे रीति सिद्ध है, यहाँ पे थोड़ा सा रीति सिद्ध के बारे में लिखना भूल गए। तो रीति सिद्ध का बारे में पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। रीति सिद्ध कवि वो थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। आप देखिए, इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ लिखा नहीं, लेकिन लक्षण ग्रंथ में जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी कविता में अप्लाई ज़रूर किया, कविता में अप्लाई किया, यानी कि लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविताएं लिखी। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन लक्षण ग्रंथ में जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर कविताएं लिखी हुई हैं, तो उनको कहा गया रीति सिद्ध कवि, ठीक है। और रीति मुक्त कौन थे, जिन्होंने उसको आधार भी नहीं माना, यानी कि जो लक्षण ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ को आधार बनाया ही नहीं, किसी भी काव्य शास्त्र को उन्होंने नहीं बनाया, यानी कि जो रीति से पूर्णतः मुक्त रहे उनको
उनको कहा गया रीतिमुक्त कवि। ठीक है, तो लक्षण ग्रंथ जो थे इन्होंने अपनी कविता में अप्लाई किए, इनको कहा जाता है रीति सिद्ध कवि। तो बिहारी हैं इस काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि। ठीक है, और बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। जिस समय मुगल काल एकदम पीक पर था वही माना जाता है कि बिहारी का भी समय था। ठीक है, और गुरु कौन थे बिहारी के? वो थे नरहरिदास, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन? बिहारी। ठीक है, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, नरहरिदास इनके गुरु थे। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, वैसे अगर आप कहेंगे कि भाई सतसई, ठीक है, तो सतसई जैसे कहा जाए तो सतसई शब्द का मतलब ही हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई हो गया। मतलब अगर कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाके ये नहीं बोलना पड़ता है कि बिहारी सतसई दो, केवल कहना है कि सतसई दो। वही आपसे सामने से ये सवाल नहीं पूछेगा कि कौन सी सतसई दूँ, वृंद सतसई दूँ या बिहारी सतसई दूँ, किसकी सतसई दूँ। वो सीधा सीधा आपके पास बिहारी सतसई कहेगा। इतना एकदम पर्यायवाची बना दिया है। ठीक है, इतना प्रसिद्ध हो गया बिहारी सतसई ग्रंथ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। ठीक है, कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया है। ठीक है, इतना प्रसिद्ध है। तो इनकी कविताओं में चमत्कार की क्षमता है, और इस वजह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक कथन कहा है इनके बारे में, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। तो यूरोप के सारे कवियों की तुलना में बिहारी को श्रेष्ठ बता दिया किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि नहीं है। ठीक है, यूरोप में एक भी कवि जो है बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि यूरोप में कोई भी कवि बिहारी जैसा नहीं है। ठीक है, कई लोग मजाक करते हैं इस बारे में कि ये यानी कि तारीफ़ में कहा है या मजाक उड़ाया है एक तरह से बिहारी का, क्योंकि बिहारी थोड़ा सा अलग तरह के कवि है ना। अभी समझ में आएगा आपके किस तरह के कवि हैं। पढ़े भी होंगे आपने बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। हालांकि हम लोग कह रहे थे अलंकारवादी हैं, शुक्ल कह रहे हैं कि ये रसवादी हैं, नगेंद्र कह रहे हैं कि ध्वनिवादी हैं। ठीक है, तो बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कहा और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कहा। इसके अलावा थोड़ा सा जो उपाधियाँ दी गई हैं ये भी पढ़ लीजिए। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने, इसके नोट्स आप चाहें तो टेबल में बना सकते हैं कि किसने क्या कहा है। ठीक है, इस तरह से कि क्या कहा पीयूष वर्षी मेघ, किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने। इस तरह से तो आप इसको टेबल बना सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो वैसे ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा। ठीक है, क्या कहा? राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा ग्रीव्स ने क्या कहा? ग्रीव्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा। ठीक है, कि बिहारी क्या है? शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र है, कि शब्दों की चतुराई जानते हैं। ठीक है, और बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। शक्कर की रोटी मीठी होती है, उसी तरह से बिहारी का काव्य भी क्या है? मिठास से भरपूर है। ठीक है, तो बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। ठीक है, बिहारी के विषय में शुक्ल जी के कुछ कथन हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इस बारे में कि भाई देखिए, पहला कथन देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, केवल कल्पना की समाहार शक्ति चाहिए और केवल कल्पना की समाहार शक्ति के से काम नहीं चलेगा, भाषा में भी समास शक्ति होनी चाहिए। एक तो कल्पना की समाहार शक्ति हो, दूसरी भाषा की समास शक्ति हो। ये दो चीज़ें जिस कवि के अंदर होंगी वही कौन होगा? वही मुक्तक की रचना में सफल होगा। ठीक है, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। उन्होंने कहा, शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति भी ज़रूरी है। अगर भाषा में समास शक्ति नहीं है तो आप छोटे छंद में जो है बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, फिर आपको बात फैलानी पड़ती है। ठीक है, और समास का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, समास आपने पढ़ाई है, दो बड़े शब्दों को एक शब्द बना देना, तो वही समास है। ठीक है, कि छोटे से छोटे शब्द, छोटे से छोटे या कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहना। तो भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतने ही बिहारी जो है, इसी वजह से दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे
छींटे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इनके दोहे दोहे नहीं हैं, इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ठीक है, क्योंकि रसवादी मानते हैं शुक्ल जी बिहारी को। ठीक है, तो ये पहला कथन याद रह जाएगा मेरे विचार से कि कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति और बिहारी में थी, इस वजह से दोहे में इतना रस भर सके। दूसरा कथन आता है इनका, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कि बिहारी की भाषा थोड़ा चलती सी है ना, एकदम फ्लुएंट है, लेकिन ये फ्लुएंट होने के बाद भी क्या है, साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ठीक है, कि वाक्य रचना क्या है, व्यवस्थित है, इनकी वाक्य रचना व्यवस्थित नज़र आती है और शब्दों का जो रूप का व्यवहार है वो निश्चित प्रणाली पर है। इसका मतलब इन्होंने बिहारी की भाषा की प्रशंसा की है। इन्होंने कहा कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना जो है व्यवस्थित है और शब्दों का रूप व्यवहार भी क्या है, निश्चित प्रणाली पर है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी याद रह जाएगा, बिहारी की भाषा की तारीफ की है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, इन्होंने बिहारी की भाषा, शिल्प और इन सब की तारीफ़ की, लेकिन जिस बारे में बिहारी की प्रशंसा नहीं की या उनकी आलोचना की है वो है इनका संवेदना पक्ष पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिहारी की जो कविता है ना, वो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव नहीं छोड़ती। बिहारी बड़ा मज़ा सा आता है उनको पढ़ने में, एकदम है ना, शब्दों का चतुर प्रयोगता है, क्योंकि ग्रीव्स कह रहे हैं ना, शब्दों के चतुर प्रयोगता है, तो शब्दों का चमत्कार करना जानते हैं, शब्दों के बीच खेलना जानते हैं, लेकिन हृदय के अंतःस्थल पर जो मार्मिक प्रभाव छोड़ना चाहिए एक कविता को या एक कवि को, वो मार्मिक प्रभाव बिहारी की कविता नहीं छोड़ती है। जिस स्तर पर जब घनानंद की कविताएँ आप पढ़ेंगे, 2 छंद पढ़ लीजिए, घनानंद समझ में आ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, और फिर बिहारी को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं, कि हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव नहीं छोड़ती। ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि अच्छा दोहा है, रोचक दोहा है, लेकिन जो मर्म छूटना चाहिए, जो एक संवेदना के स्तर पर दिल को छूने वाली बात होती है ना, हम ऐसी कहते हैं, तो जो है बिहारी उस जगह पर फेल होते हैं। ठीक है, तो शब्दों के चतुर प्रयोगता ज़्यादा है। ठीक, और दूसरा रूप जो ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनमें, कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप जो है बिहारी में नहीं मिलता है। ठीक है, भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी के अंदर नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। और इसका बड़ा कारण क्या है कि उनकी कविता श्रृंगारी ज़रूर है, ठीक है, एकदम जो नायिका होती है जो या जो स्त्री होती है, उनके रूप का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन तो खूब किया है, वो भी दैहिक सौंदर्य का वर्णन खूब किया, लेकिन जो प्रेम की उच्च भूमि होती है ना, जब देह से ऊपर उठ करके, यानी कि जब मन की बात जब करते हैं, तो वो उस स्तर पर बिहारी जो है वो बात नहीं कह पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है शुक्ल जी की स्थापना इनके बारे में, कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनके श्रृंगारी जरूर है, लेकिन प्रेम की जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्रेम की उच्च भूमि पर जो है बिहारी की कविता नहीं पहुँचती है। और किसकी पहुँचती है, अगर हम रीतिकाल में ही बात करेंगे तो अगले जो कवि आने वाले हैं घनानंद, तो घनानंद की कविता पहुँचती है उच्च भूमि पर। ठीक है, तो ये है। तो फिर अब हम देखते हैं बिहारी के कुछ दोहे और उनके माध्यम से हम बात समझ। तो ये 4 कथन आप शुक्ल जी के तैयार रखिएगा, क्या क्या इन्होंने बिहारी के बारे में कहा है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। मेन आपको थोड़ा सा देखिए, शुक्ल जी के बेस पर ही ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं। आपके लेवल, आपका जो एलटी का लेवल है ना, उसमें ग्रेजुएशन लेवल है, और ग्रेजुएशन लेवल में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो 2-3 किताबें लगी हुई होती हैं, शुक्ल जी की किताब ही ज़्यादातर प्रोमिनेंटली पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, तो पेपर भी उन्हीं की अप्रोच से बनेगा आपके यहाँ। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र या फिर और भी ज़्यादा, यानी कि आप जैसे मैनेजर पांडे और इन सबको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे के स्तरों की बात है। ठीक है, तो आपका जितना पूछा जा रहा हो उतना ही पढ़ना चाहिए, जितना सिलेबस हो उतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इनके कुछ दोहे देखिए। जैसे तो ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही मैं बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो ये जो दोहा है, माना जाता है कि जो इनके राजा थे, जयपुर के राजा जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह जी यानी कि जो जयपुर के जो राजा थे, वो जो है एक समय के बाद ज़्यादातर केवल यानी कि अपनी जो नृत्यांगनाएं होती हैं उन्हीं के साथ भोग विलास में लगे रहते थे, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पूरा का पूरा प्रशासन था, वो ठप पड़ रहा था, राज्य चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा को जा कर के बताएं। तो फिर बिहारी ने, कहते हैं कि बिहारी ने ये दोहा उनके सामने पढ़ा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली जो है कली में बंधा हुआ है, तो आगे जो है इस देश को कौन देखने वाला है। तो इससे जो है माना जाता है कि उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो बिहारी की बात सुन करके फिर वो बाहर आए और उन्होंने फिर राजकाज संभाला। ठीक है, तो भोग विलास छुड़ाया था इस दोहे ने, ऐसा
माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, तो पर वारों उर्वशी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरि दुति होई। अगला देखिए, कनक कनक पढ़ा ही होगा। ठीक है, जैसे एक ये दोहा है, ये इस दोहे के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। ठीक है, तो जैसे इस दोहे का मतलब क्या है कि जो है आपको क्या करना है, नायिका के घर के पास आपको पत्रा लेकर के जाना पड़ेगा, यानी पंचांग लेकर के, यानी कैलेंडर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सुंदरता के, यानी कि जो इतनी चमकदार है वो कि जो है उसके घर के आसपास हमेशा ऐसा लगेगा कि आज भी पूर्णिमा ही है, हमेशा पूर्णिमा ही लगती है उस घर के पास। ठीक है, इसलिए आप डेट ना भूल जाएं, इसलिए जो है आपको हमेशा पत्रा लेकर के जाना पड़ता है। तो इस तरह की कविताएं वो ज़्यादा करते हैं, तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, रोचक लगता है, लेकिन प्रेम की उच्च भूमि तो ये नहीं है ना, आपको बहुत मार्मिक प्रेम का अनुभव तो इसमें नहीं होता है। इसके अलावा जैसे एक ये दोहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ कुछ दोहे या कुछ कुछ पंक्तियाँ तैयार रखिएगा। 713 दोहे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने माने हैं, बिहारी रत्नाकर में। ठीक है, तो उसमें से कुछ 5-7 मैं लेकर के आया हूँ, 1-2 आप अपने स्तर पे पढ़िएगा इसको। ठीक है, अगले कवि आते हैं आपके कवि घनानंद। कवि घनानंद, तो कवि घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। ये रीतिमुक्त कवि हैं, और रीतिमुक्त कवि हमने आपको बताया कि कौन होते हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, ना तो लक्षण ग्रंथ लिखा और न लक्षण ग्रंथ पर आधारित कविता लिखी। ठीक है, तो वो कहलाए आपके रीतिमुक्त कवि। तो देखिए, घनानंद जो थे मुग़ल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। ठीक है, मीर मुंशी थे, इनके यहाँ मीर मुंशी थे। ठीक है, और कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर उन्होंने पहले तो टाल मटोल की कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा ऐसा ऐसा, लेकिन बाद में अपनी प्रेमिका सुजान के अनुरोध पर उन्होंने गाना स्वीकार किया। और जब गाते गाते वो इतने तन्मय हो गए कि सुजान की ओर उन्होंने मुंह कर दिया और बादशाह की तरफ पीट करके गाने लग गए। तो बादशाह ने ये देखकर कि गाना तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन इस व्यवहार की वजह से कि बादशाह की तरफ पीट कर दिया, सुजान की तरफ मुंह कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने दरबार से निकाल दिया। ठीक है, और जाते जाते जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, चलो सुजान मेरे साथ चलो, तो सुजान जो है उनके साथ नहीं गई। ठीक है, तो एकदम धोखा सा हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो सुजान उनके साथ नहीं गई। तो उसके बाद वो जो है सुजान के विरह में एकदम वृंदावन चले गए, और वहाँ उन्होंने जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए वो भी। ठीक है, बिहारी की ही तरह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, और प्रेम की पीड़ा में उन्होंने फिर जो है कविताएँ लिखी हैं। ठीक है, तो और फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति की कविताएँ लिखी, और कृष्ण भक्ति की कविताओं में आपको थोड़ा ऐसा दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं सुजान के न मिलने का दुख भी इनके यहाँ है। तो जो दुख मिलता है कि मुझे कृष्ण नहीं मिले हैं, आगे कविता अगर शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं कृष्ण के विरह में हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप डेप्थ में जा कर के पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि ये प्रेम की पीर का कवि है, इसको जो है प्रेम की जो है पीड़ा की ठेस लगी है। ठीक है, तो सुजान के न मिल पाने का दुख जो है इनका जो है कविता में दिखाई देता है। तो इसी को हमने इसमें कहा है कि इन्होंने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी, और उनकी कविताओं में सुजान के न मिलने का की तड़प जो है प्रतीकात्मक तौर पर हमेशा बनी रही, और इसी वजह से घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और ये प्रेम की पीर जो है बहुत बार सुनाई देगा आपको, तो ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि पद्मावत में कहते हैं प्रेम का पीर या घनानंद को कहते हैं। देखिए इनको भी कहते हैं, बोधा को भी कहते हैं, एक और रीति मुक्त कवि हैं बोधा, उनको भी कई लोग प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। तो ये कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो केवल एक व्यक्ति को दी गई हो। ठीक है, तो इसको लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घनानंद को भी हाँ प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, यानी कि प्रेम की पीड़ा का कवि। प्रेम की पीर और कुछ नहीं है, प्रेम की पीड़ा का कवि। और प्रेम की पीड़ा का कवि बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। तो घनानंद की प्रमुख रचनाएँ देखिए, और ये याद करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वियोगवेली, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, इश्क लता और प्रेम पत्रिका। ठीक है, वियोगवेली, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, इश्क लता और प्रेम पत्रिका। इसके अलावा घनानंद के जो ग्रंथों का संकलन किया, किस किस ने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह किया सुंदरी तिलक नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया? घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक नाम से किया। और रत्नाकर ने सुजान सागर नाम से किया। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक और ग्रंथ का संपादन किया, बल्कि टीका लिखी है, उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। बिहारी सतसई की सबसे बड़ी टीका, यानी कि सबसे प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर लिखी। और बिहारी रत्नाकर के बारे में ये जो टीका है, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा कि
कुछ समय पहले यानी कि कुछ वर्ष पहले बिहारी सतसई के ऊपर एक बड़ी शानदार टीका ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है, और जितने श्रम और जितनी मेहनत के साथ यह ग्रंथ संपादित हुआ है बिहारी रत्नाकर, उतनी मेहनत के साथ हिंदी का कोई दूसरा ग्रंथ आज तक नहीं प्रकाशित हुआ है। तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया है बिहारी रत्नाकर को, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ये टीका लिखी किसकी, बिहारी रत्नाकर की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत के साथ हिंदी का कोई दूसरा ग्रंथ संपादित नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, तो बिहारी रत्नाकर के बारे में चाहे तो ये कथन आप याद रख सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। ठीक है, तो घनानंद ग्रंथावली किसने संपादित की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है। इसके अलावा सुजान सागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुंदरी तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रह जाए तो अच्छा है, वरना इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, ये संकलित ग्रंथ उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रचनाएं जरूर याद रख लेना, ये 5 की 5। ठीक है, अगला देखिए, और घनानंद की कविताओं की कुछ विशेषताएं देखते हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार ये सब पूछा जाता है। देखिए, घनानंद की कविताओं में प्रेम भी दिखाई देता है और भक्ति भी दिखाई देता है। हमने आपको बताया था कृष्ण की भक्ति, और उसी में जो है आपको प्रेम की पीड़ा भी दिखाई देगा। तो मुख्यतः प्रेम के कवि हैं, और उनके प्रेम का मार्ग जो है सीधा और सरल है। ये बड़ा प्रसिद्ध इनका छंद की एक पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक को सयानप बांक नहीं। यानी कि जो प्रेम का रास्ता है ना, स्नेह का रास्ता है, वो बड़ा सूधो है, यानी कि बड़ा सरल है, और यहाँ पर सयानप यानी कि बड़ापन जो है चलता नहीं है, यहाँ बड़ापन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधा सरल रास्ता है, उसी पर चलना चाहिए। तो इनके प्रेम का मार्ग सीधा, सच्चा एवं सरल है, और ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, कई बार पूछा जाता है किसकी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, हाँ, तो ये पूरी की पूरी पंक्तियाँ फिर इसमें ली गई हैं, शुरुआत की ये हैं, और उसके अलावा पूरा छंद ये है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आप न पो, झजके कपटी चे जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। और ये पंक्ति भी पूछी जाती है नीचे वाली, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहु छटांक नहीं। और मन जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। एक मन का मतलब है जो मन होता है, मन के अंदर है ना, और दूसरा मन होता है जो तोलने की जो एक वो है ना, तोलने की यूनिट है, उससे भी कई बार ये माना जाता है कि तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहो पे देव छटांक नहीं। तो श्लेष अलंकार भी यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए, ये मूल तो वियोग के कवि हैं, आप लोग जानते हैं, और शुक्ल जी का कथन इनके बारे में पढ़िए। ठीक है, एकदम बिहारी के उल्टी बात कह रहे हैं, जो बिहारी के बारे में कहा ठीक उसकी उल्टी स्थापना इन्होंने इनके बारे में की। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, ये धार पथिक हो गया, धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ये शुक्ल जी का कथन आता है इनके बारे में कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, और प्रेम को की पीर को लेकर के इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और ब्रजभाषा का, यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि ब्रजभाषा का ऐसा कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं, यानी ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि एक तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया शुक्ल जी ने। ठीक है, और प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि कोई हुआ नहीं है। शुक्ल जी की स्थापना है किसके बारे में, घनानंद के बारे में। तो घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने तारीफ ही की है, प्रशंसा ही की है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो उनकी संवेदना का पक्ष हो, चाहे ये सब हो। ठीक है, तो कथन हमने इनका सबसे इंपॉर्टेंट वाला लिया हुआ है। अगला देखिए, दिनकर ने भी इनके बारे में एक बड़ा अच्छा सा कथन कहा कि दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बाकी कवियों का जो विरह है ना, या जो दूसरे प्रकार की वो कविताएं लिख रहे हैं, प्रेम की कविताएं लिख रहे हैं, वो क्या है, किराए पर हैं, यानी कि वो राजा को खुश करने के लिए श्रृंगारिक कविता लिख ली, तो उसमें अपनी अनुभूति कहाँ से आ गई है ना। दूसरे के लिए किराए पर आंसू में रो रहा है, विरह लिख रहा है, तो मतलब दूसरे को खुश करने के लिए लिख रहा है, अपनी बात थोड़ी कह रहा है, अनुभूतियाँ थोड़ी कह रहा है अपनी। ठीक है, तो दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है, दिनकर जी का कथन है। ठीक है, और इसके अलावा राधा कृष्ण की भक्ति के प्रसंग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे ऐरी रूप अगाधे राधे, राधे राधे राधे, तेरी मिलबे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। तो यहाँ पे भी ठीक है, ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं, घनानंद की हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ शिल्प से संबंधित बात हो जाए तो अच्छा है घनानंद के बारे में। ठीक है, इन्हें
विशुद्ध ब्रज भाषा में कविता लिखी है और इनको ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण कहा जाता है। हमने आपको बताया, ठीक है। ब्रज भाषा प्रवीण किसको कहा जाता है, अगर सवाल पूछा जाए तो ब्रज भाषा प्रवीण किसको कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। बिहारी सहित रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा में अरबी हो गई, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि के पर्याप्त पद या शब्द मिलते हैं, लेकिन घनानंद ने इनका समावेश नहीं के बराबर किया है, ठीक है। तो यानी कि जो बाकी कवि हैं, जैसे बिहारी हो गई या अन्य चिंतामणि, मतीराम, भूषण वगैरह, इन सारे कवियों की भाषा में आपको अरबी कवि दिख जाएगा, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी, इन सारे भाषाओं के भी शब्द मिल जाएंगे। लेकिन घनानंद एक ऐसे कवि आपको नज़र आते हैं केवल ब्रज भाषा में लिखा, विशुद्ध ब्रज भाषा में लिखा, इसीलिए इनको ब्रज भाषा प्रवीण कहा जाता है, ठीक है। विशुद्ध ब्रज भाषा में कविता लिखी है, दूसरी भाषाओं के शब्दों की मिलावट इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। शुक्ल जी ने कहा है इनके बारे में, देखिए कि भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी ये वशवर्तनी है, ठीक है, वशवर्तनी यानी कि वश में हो गई थी, वशवर्तनी हो गई थी कि वह उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते उस रूप में मोड़ सकते थे। यानी कि इनकी जो भाषा थी, इनकी वाणी के साथ इस तरह से मिल जाती थी कि ऐसा लगता था कि ये जिस तरफ भाषा को मोड़ना चाहे मोड़ सकते थे। यानी कि भाषा पर इतना अच्छा कंट्रोल था, इतनी अच्छी कमांड थी किसकी, आपके घनानंद जी की, ठीक है। तो शुक्ल जी ने भाषा की भी बड़ी प्रशंसा की है कि भाषा पर क्या था, अचूक अधिकार था, ठीक है। अलंकारों की बात करेंगे तो घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया, जो बिहारी के अंदर आपको दिखाई देता है। बिहारी की कविता में आपको चमत्कार प्रदर्शन खूब दिखाई देगा कि ज़बरदस्ती अलंकार डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ आपको वो नहीं दिखाई देगा। अलंकार है, लेकिन अलंकार क्या है, गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, विरोधाभास अलंकार। तो इस बारे में देखिए, इनका एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, एक तो छंद बहुत पूरा का पूरा छंद मैंने इसमें डाला हुआ है, लेकिन देखिए विरोधाभास अलंकार का इतना अच्छा उदाहरण कहीं आपको मिलेगा नहीं कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो, ठीक है, कि हमारी आँखों में उजाड़ बसा हुआ है। अब देखिए कितना कमाल का विरोधाभास अलंकार है। देखो, अगर उजाड़ है तो बसा हुआ कैसे है, और अगर बसा हुआ है तो उजाड़ कैसे है कि नहीं। उजाड़ का मतलब ही होता है जो बसा हुआ नहीं है, जो पूरी तरह से छिन्न भिन्न है। लेकिन देखिए कितना कमाल तरीके से विरोधाभास लगाया कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, यानी कि हमारी आँखों में उजाड़ बसा हुआ है। तो देखिए विरोधाभास अलंकार कितना अच्छे से उन्होंने लगाया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए श्लेष अलंकार, तो यहाँ पे अलंकार चमत्कार के लिए नहीं किया है इन्होंने, अलंकार केवल चमत्कार के लिए नहीं लगाया, क्या किया, गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। वो बिहारी की तरह नहीं है कि वो सब जो भी आपने ऊपर के दोहे देखे होंगे उसमें खूब इसी तरह के हैं, पतरा ही तिथि पाइए टाइप का नहीं है, ठीक है। खूब गहन भावों की अभिव्यक्ति है, प्रेम की उच्च भावभूमि पर पहुंचता है। दूसरी एक तरफ तो आप उनका देखिए, बिहारी का देखिए, है ना, कहत नटत रिझत खिजत टाइप की पंक्तियां हैं, और दूसरी तरफ यहाँ क्या है, हमारी आंखों में उजाड़ बसा हुआ है। तो इस तरह की जो कविता बात कह रहा होगा तो इसका मतलब इनकी कविता क्या है, प्रेम की उच्च भूमि पर पहुँच रही होगी, है ना। तो ये कंपैरिजन है, मिल बनता है घनानंद और बिहारी के बीच में, ठीक है। अच्छा, आप किसी को अगर बिहारी बहुत पसंद हो तो भाई मुझे भी बहुत पसंद है बिहारी कवि, लेकिन जो मूल्यांकन है वो है, ठीक है, जो मूल्यांकन बनता है वो बनता है, जो सामान्यतः स्थापनाएं आचार्यों ने, विद्वानों ने दी हैं, उन्हीं स्थापनाओं को हमको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो बिहारी अपने आप में श्रेष्ठ कवि हैं, महाकवि हैं, और घनानंद अपने आप में जो है अलग कवि हैं, महान कवि हैं, ठीक है। तो दोनों की महानता अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। हम केवल संवेदना के स्तर पर एक तुलना प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहारी अगर किसी के फेवरेट कवि हैं तो भाई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण देखिए, वही हमने आपको बताया था वहाँ पे, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पे देत छटांग नहीं, कि तुमने कौन सी पाटी पढ़ी है कि तुम मन लेते हो लेकिन देते कुछ नहीं हो। तो एक मन का अर्थ हो गया जो मन होता है, हृदय होता है, दूसरा मन हो गया आपका पूरा किलो, यानी कि पूरा एक यूनिट ले लिया, एक पूरी मात्रा ले ली और उसके बारे में दिया कुछ नहीं, ठीक है। तो मन लेहूँ पे देत छटांक नहीं, एक देखिए दूसरा, एक तरफ हृदय है, दूसरी तरफ दूसरा अर्थ क्या है, मापन की इकाई है, ठीक है। इसके अलावा दो और देख लीजिए, बच्चन सिंह का एक बड़ा कमाल का इसमें कथन है घनानंद के बारे में कि प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है
न बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों को बांध तोड़फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलयकारिणी होना चाहिए था, प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी कि यातना की चरम परिणति। ठीक है, तो ये घनानंद के बारे में कह रहे हैं कि भाई प्रेम का ऐसा आवेग न तो ठाकुर में है, ठाकुर भी रीतिमुक्त काव्यधारा के बड़े कवि हैं, उसी तरह से बोधा भी हैं, लेकिन जो प्रखरता सांसारिक नियमों को बांध करके तोड़फोड़ देती है, ऐसी बेचैनी और तड़प जो है केवल घनानंद के बारे में पाई जाती है। तो कहीं ऐसी प्रलयकारिणी विह्वलता आपको दिखाई देती है और कहीं विषाद का गहनतम मौन। तो एक तरफ कहीं तोड़ फोड़ देने वाली कविता है और कहीं इतना गहरा विरह है कि वो मौन रह जाता है। तो इस तरह के कवि घनानंद हैं। शुक्ल जी का कथन देखिए इनके बारे में कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, अगेन वही वाली बात, श्रेष्ठ कवि कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी का कोई पुराना कवि जो है इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके घनानंद। तो इस तरह से आपके कंप्लीट होते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार रीतिकाल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से रीतिकाल इतना ही बनता है। तो जिस काल को, जिस चीज़ में हमको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा हमको उसमें समय नहीं गंवाना है। ज़रा फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, जो आपका सिलेबस है उसी पर ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।